अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया। उसी तरह की एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की रहनुमाई के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं। मैंने ये दूसरे मोबाइल पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए जिनके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई हो सके। और सबसे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, मैं बात करूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कनाडा में जॉब मार्केट के बारे में, हलाल खाने की अवेलेबिलिटी के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। अगर एक फैमिली आती है उसमें से सिर्फ एक बंदा काम करता है तो गुजारा मुमकिन है या नहीं, इसके बारे में अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। और फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि हमें कनाडा आए हुए अब जो 4.5 महीने हो गए हैं पाकिस्तान से ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा। तो ये 4.5 महीने बिताने के बाद मैं क्या समझता हूँ कि मेरा ये कदम ठीक था या नहीं। तो बहुत सच्ची, ऑनेस्ट और दिलचस्प वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। अगर आप जनरली कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियोस सर्च करें तो ज़्यादातर वीडियोस जो आपको नज़र आएंगी या जो आप सुनेंगे उसमें आपको ये सुनने मिलेगा कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग है 3200 या $3500। मैं अपना एक एक हिसाब रजिस्टर करता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में एक फ़ाइल बनाई हुई है। उसमें अगर मैं डेली का $1 भी खर्च करता हूँ तो वो भी लिखता हूँ मैं, $1000 खर्च करता हूँ तो वो भी लिखता हूँ मैं। और अभी मैंने गाड़ी नहीं ली कनाडा में आकर, और मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मेरा रेंट है 1800 कनेडियन डॉलर। इसके साथ 17 फरवरी 2023 जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से लेकर आज, यानी 1 जुलाई 2023 तक जितने अखराजात हुए हैं, अगर मैं उनको महीनों पर डिवाइड करूं तो एवरेज जो एक महीने का खर्चा निकल रहा है वो है 5000 कनेडियन डॉलर। 5000 कनेडियन डॉलर। और इसमें अभी गाड़ी का बिल्कुल खर्चा शामिल नहीं है, यानी गाड़ी की फ्यूलिंग, गाड़ी की इंश्योरेंस वो बिल्कुल शामिल नहीं है। बल्कि आप समझ लें कि इसमें किसी भी किस्म की इंश्योरेंस शामिल नहीं है फिलहाल। हालांकि कनाडा में आपको बात बात पे इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। तो अभी हम लोग बिल्कुल बुनियादी मीन्स में रह रहे हैं कि 1800 कनेडियन डॉलर की बेसमेंट के साथ विद नो गाड़ी, नो इंश्योरेंस, हमारा 5000 पर मंथ खर्चा आ रहा है। और हम लोग ज़्यादा कहीं बाहर जाकर डाइन आउट भी नहीं करते, और हम लोगों ने कनाडा घूमकर नहीं देखा। हम पहले दिन से जिस बेसमेंट में आए हैं बस उसी शहर में हम घर से मार्केट तक जाते हैं मैक्सिमम, और हम कहीं भी घूमे फिरे भी नहीं है। हम ना नियाग्रा फॉल्स गए हैं, ना हम टोरंटो गए हैं, ना हम अल्बर्टा गए हैं। हमने ना कनाडा की अभी तक कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस विजिट की हैं, ना कोई फेमस प्लेसेस विजिट की हैं। कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बुनियादी सर्वाइवल मोड पर रहने की कोशिश की, और हमारा मंथली 5000 कनेडियन डॉलर खर्चा आया है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि क्या पाकिस्तानी होने की हैसियत से या मुसलमान होने की हैसियत से मुझे कनाडा में कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? कभी किसी ने कोई बदतमीज़ी की मेरे साथ, या कोई अनफेवरेबल वाक़या पेश आया? पहले तो मैं कहूँगा कि अभी जितना अरसा हमें हुआ है कनाडा आए हुए, या जिस किस्म का लाइफस्टाइल हमने यहाँ पर अपना रखा है, उसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन ही बहुत लिमिटेड है। इस वजह से बहुत एक प्रोमिनेंट ओपिनियन इस बारे में मैं नहीं रख पाऊँगा।
लोगों के साथ इंटरेक्शन क्यों लिमिटेड है, क्योंकि एक तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मैं डेली किसी ऑफिस में तो जाता नहीं हूँ जहाँ पर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ या मज़ाहिब के लोग हों कि मैं कमेंट कर सकूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ। और हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन उतना ही होता है जब हम मार्केट जाते हैं या घर से बाहर कभी अगर चहलकदमी करने निकलते हैं, या वर्क फ्रॉम होम की जॉब में भी जो मेरा इंटरेक्शन होता है मेरे कोलीग्स के साथ जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उसमें जितनी इंटरेक्शन होती है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, एक चीज़ ये है कि मुसलमान वैसे ही काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब दूसरे मज़ाहिब की ख़वातीन को आप देख लें तो सिवाय कुछ मकतबा फ़िक्र के जो दूसरे मज़ाहिब में भी एग्ज़िस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियनिटी में या जूडाइज़्म में, जनरली पर्दे का कोई एज़ सच कॉन्सेप्ट दीन के लिहाज से उनमें नहीं है। जनरली उनकी मॉडेस्टी की डेफ़िनेटली स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जिस तरह से इस्लाम ने पर्दा डिफ़ाइन कर दिया है, वो अगर एक खातून करती हैं तो वो बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आती हैं। इसी तरह से आदमी अगर टखनों से ऊपर शलवार करते हैं या दाढ़ियाँ रखते हैं तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं एज़ मुस्लिम। इस वजह से मतलब ये मैंने खाली आपको एक अपीयरेंस के हिसाब से एग्जांपल दी है। इसकी तरह से अगर जैसे हमारी मस्जिदों में अज़ान होती है, तो अज़ान की गूंज होती है और वो 5 दफ़ा होती है, तो इस्लाम या जो मुसलमानों की कम्युनिटी है या जो मुसलमानों की एक्टिविटीज़ हैं, दे मेक देमसेल्व्स वेरी प्रोमिनेंट। हमारे दीन का कुछ सिलसिला ही इस किस्म का है। अब वो बहुत अच्छी बात है एक मुसलमान के हिसाब से, लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है उसके हिसाब से वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैनी पीपल मे नॉट फील वेरी कंफर्टेबल जब एक फॉर एग्जांपल गैदरिंग हो रही है, उसमें अल्कोहल भी पी रहे हैं लोग, उसमें मिक्स गैदरिंग है, उसमें लड़कियां लड़कों से हाथ भी मिला रही हैं, लेकिन वहाँ पर एक मुसलमान है और वो अब लड़की अंग्रेज़ है या कोई और है वो हाथ आगे करती है, लेकिन मुसलमान आदमी टेंड्स टू होल्ड बैक बिकॉज़ उसके रिलीजन में ये चीज़ नहीं है कि औरतों से हाथ मिलाना है, मुसलमान औरतों से ही हाथ मिलाना है, कजा ये कि गैर मुस्लिम औरतों से हाथ मिलाना है। मतलब आपने हाथ ही मतलब मुस्लिम्स मेन आर नॉट अलाउड टू टच एनी वुमेन अगर वो उनकी महरम नहीं है, या आप जानते हैं, आप तो समझते ही हैं क्या है सिलसिला। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हैं तो उसको समझा जाता है कि जैसे समझा नहीं जाता, मतलब पीपल हैव अ टेंडेंसी टू थिंक दैट वे कि ये फ़र्क करता है औरत और मर्द में, ठीक है? लेकिन अब वो आपकी रिलीजियस वैल्यू अगर उनकी नहीं है, दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ सर्टेन कल्चर, इन अ सर्टेन सोसाइटी, एंड दैट मेक्स देम थिंक दैट वे, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज दे हैव सीन एवरीवन अराउंड देम, जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं वो सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। ये हैंडशेक की सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पर अगर एक बंदा हिचकिचाता है या झिझकता है अगर कोई और लड़की हाथ आगे करती है उससे हाथ मिलाते हुए, तो वो बंदा फिर प्रोमिनेंट हो जाता है। अब उसकी प्रोमिनेंस की वजह से कोई लोग समझेंगे कि ठीक है ये अपने दीन की वजह से ऐसे कर रहा है, और कोई लोग उस बात को पसंद नहीं करेंगे, ब्लैटेंटली नहीं आपके मुंह पर बोलेंगे बट डीप इनसाइड पसंद नहीं करेंगे, या कम से कम इतना होगा कि वो समझेंगे कि आप डिफरेंट हैं। सो मुसलमान डिफरेंट है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। हमारे दीन की वैल्यूज़ ही कुछ इस किस्म की हैं कि वी अगर हम अपने दीन को फॉलो करते हैं तो हम डिफरेंट होकर ही रहेंगे। एक जग है, उसमें आप जैसे एक बर्फ़ का क्यूब डालें और पानी डालें और उसको घुमाते जाएँ, चम्मच के साथ घुमाते जाएँ, घुमाते जाएँ, घुमाते जाएँ, पूरा दिन भी घुमाते जाएँ। अगर कोई मुसलमान अपने दीन को फॉलो करता है तो वो बर्फ़ की बर्फ़ ही रहेगी एट द एंड ऑफ द डे भी। जबकि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप आते हैं तो आप लाइक इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, आप मिक्स होकर रहें, आप लोगों के साथ इंटीग्रेट करें, सोसाइटी में इंटीग्रेट करें।
अब मैं इस चीज़ को हर एक फ़र्द का इनफ़रादी फ़ैसला समझता हूँ कि जैसे आपको सूट करता है वैसे रहें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इट इज़ ओके टू बी डिफरेंट एंड इट इज़ एट द सेम टाइम ओके टू नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सर्टेन कम्युनिटीज़ और पीपल, बिकॉज़ जितने हम लोग प्रोमिनेंट हैं बीइंग मुस्लिम्स, जितने हम लोग डिफरेंट हैं बीइंग मुस्लिम्स, इट इज़ टोटली फाइन अगर दूसरों को हम थोड़े डिफरेंट लगते हैं या समटाइम्स दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो हमें बहुत डिफरेंट महसूस करते हैं। इसमें कोई उसकी बात नहीं है। बस ये अगर आप समझ जाएँगे तो अगर कभी थोड़ा बहुत आपको लगा भी कि किसी ने कुछ महसूस किया तो आप समझ पाएँगे व्हाई डिड दैट हैपन एंड आप उसको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे और आपके लिए ज़िंदगी गुज़ारना ईज़ी होगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप कनाडा आते हैं तो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा हर डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी एंड लाइक लोग और कल्चर अपनी तरफ खींचेगा कि अगर आपने अपने दीन की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा तो आप तो शायद मुसलमान फ़ौत हो जाएँ, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो नाम के मुसलमान होंगे और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनका दीन से कुछ भी लेना-देना नहीं होगा। सो ये आपने खुद फैसला करना है और आपने खुद मेहनत करनी है अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, बाय सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल। बोलने से कुछ नहीं होगा, डाँटने-डपटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रिश्वत ले रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप बेहयाई कर रहे हैं, अगर आप में वो दीनी इक़दार इन प्रैक्टिस नहीं है, जो इस्लाम का लुब-ए-लुबाब है या जो उसकी प्रीचिंग का असर है, अगर वो आपकी शख्सियत में नहीं झलकता, तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को दीन पे चला सकें या उनको मुसलमान रख सकें। तो ये आपने खुद फैसला करना है कि अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आपने कनाडा लाइफ टाइम के लिए रहना है या आपने चंद सालों के लिए रहना है, वापस आपने उधर चले जाना है, ये आप खुद डिसाइड करें। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कोई ओपन डिस्क्रिमिनेशन कभी महसूस नहीं की यहाँ पर। अगर कभी जैसे सोशल मीडिया पर कोई क्लिप वायरल हो जाता है, कहीं पर कुछ हुआ होता है, तो वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें किसी ने अगर किसी मुसलमान के साथ कोई ज़्यादती की है या कोई रेसिस्ट कमेंट पास किया है, तो बाकी लोग भी उसको माइंड करते हैं कि भई क्यों ऐसा हुआ है। तो ये हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। हमारे साथ अभी तक कुछ प्रोमिनेंट डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज़्म का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब्स हैं कनाडा में या नहीं है। कनाडा में जी बहुत जॉब्स हैं और हर तरह की पे स्केल की जॉब्स हैं, जिनमें कम से कम आपको जो पेमेंट होगी वो समझ लें कि 16.5 या $17 होगी पर आवर। स्टेट टू स्टेट या प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़ा वेरी कर सकता है, बट जनरली $17 पर आवर आपको मिलेगा ही मिलेगा आम तौर पर इन एवरी काइंड ऑफ जॉब। और ऊपर कितना हो सकता है उसकी कोई हद नहीं है। कनाडा एक ऐसी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की तरह से मैंने पाया है जिसमें अपनी लिमिट्स आप खुद सेट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें जितने पैसे आपको मिल रहे हैं, लेट्स से आपको $25 पर आवर मिल रहे हैं, आप समझते हैं आप बस इसी के काबिल हैं, इससे बेहतर आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता। आप ऐसा सोचकर फिर अप्लाई भी नहीं करते, फिर आप वाक़ई उसी जॉब के ही काबिल हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहते हैं, अगर आप ये नहीं मानते कि मेरी कोई हद है और आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, फिर वाक़ई आपकी कोई हद नहीं है। और 1 साल के अंदर-अंदर अगर आप एक जॉब $25 पर आवर की कर रहे थे, तो मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें आप $60 पर आवर कमा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सारी बात आपके अपने ऊपर है कि आप मेहनत करते हैं या नहीं, और अगर आपने अपनी सीवी ठीक तरीके से बनाई हुई है या नहीं, आप में इंटरव्यू में अपने आप को सही से कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट करने की अपनी स्किल्स लोगों को दिखाने में की सलाहियत है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। बाय द वे, मैं इस सिलसिले में लोगों को कोचिंग भी देता हूँ और मैं सीवी भी बनाकर देता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग सकता है लेकिन इवेंचुअली करूँगा मैं।
एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हलाल खाना मिलता है या नहीं। कनाडा में बहुत ज़बरदस्त खाना पीना मिलता है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा मिलता था, नो डाउट, लेकिन कनाडा में चीज़ें ज़्यादा खालिस हैं और चीज़ें खालिस होने की वजह से कुछ ज़्यादा मज़े की हमें लगती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जैसे थी। अम, वैसे तो माशाल्लाह हिना के हाथ में जायका ही बहुत है, बहुत अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर हमें हलाल इंग्रेडिएंट्स की या पके पकाए खानों की अवेलेबिलिटी की भी कोई बहुतात महसूस नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम कोई कमी भी महसूस नहीं हुई। मतलब ठीक ठाक सिस्टम है। अम, जैसे हम अगर आपने हमारा ईद व्लॉग नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं गया था, एक रेस्टोरेंट आपको दिखाया था, वहाँ से हम खाना लेकर आए थे। हर तरह का खाना था, बुफे था। वो हफ्ते में 7 दिन होता है। अभी सुबह हलवा पूरी खाने का प्लान है, उसके लिए हम मार्केट जाएंगे, हलवा पूरी लेकर आएंगे। मतलब आपको रोगनी नान खानी है, पाए खाने हैं, हलवा पूरी खानी है बना बनाया, या आपको बर्गर्स खाने हैं, सारा कुछ आपको हलाल इजीली मिल जाता है। हेल्थ केयर के बारे में लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं, समझते हैं कि कनाडा में अगर किसी को अर्जेंटली हेल्थ केयर चाहिए तो उसको नहीं मिलती, उसको लंबी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं या बहुत वेट करना पड़ता है। इसका जवाब है येस एंड नो। मैंने महसूस किया है कि हेल्थ केयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है, लेकिन मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ, अगर बहुत अर्जेंसी है, आपका खून निकल रहा है, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, बहुत ही गंदी आपकी हालत है, खुदा न खास्ता, 911 कॉल करें, आपको फ़ौरन एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाएगी और आपको फ़ौरन, अगर उनको लगता है कि वाकई अर्जेंट केस है, तो आपको हेल्थ केयर मिलेगी। अदर देन दैट, अगर आपको नज़ला है, खांसी, बुखार वगैरह है, तो उसमें आपको डॉक्टर्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप शॉपर्स ड्रग मार्ट पर जाएँ, वहीं पर फार्मासिस्ट आपको देखेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी क्या सिम्पटम्स हैं और आपको बताएगा ये दवाई आप खा लें। मतलब कि फार्मेसीज़ में आप चले जाएँ, वहाँ पर ही फार्मासिस्ट्स होते हैं, या जिनको आप डॉक्टर भी बोल सकते हैं। तो आपके जो हल्के-फुल्के मसाइल हैं, वो वही हल करके आपको दवाई उधर की उधर ही दे देगा, बिल्कुल आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर कोई थोड़ी-सी ज़्यादा सीरियस मसला, फ़र्ज़ करें कि आपको 2 हफ्तों से टाँगों में शदीद दर्द हो रहा है, उसके लिए आप इनिशियल कंसल्टेशन उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सैटिस्फाई होते तो फिर आप वॉक इन क्लिनिक्स में जा सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाए। और एक और ऑप्शन ये है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, लेकिन वो अपॉइंटमेंट हो सकता है आपको हफ्ते बाद की मिले, 2 हफ्ते बाद की मिले। लेकिन अर्जेंट हेल्थ केयर के लिए अगर बहुत सीरियस मसला नहीं है तो जस्ट फार्मेसीज़ में जाएँ, वहाँ पर जाकर डिस्कस करके आप कोई सूटेबल दवाई ले सकते हैं। और अगर सीरियस केस है तो फिर 911 कॉल करें और फ़ौरन इमरजेंसी में जाएँ, आपको हेल्थ केयर मिल जाती है और हेल्थ केयर बहुत अच्छी होती है। एक बंदे के काम करने से गुज़ारा चलता है कि नहीं, ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि आपका फैमिली साइज़ क्या है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। समटाइम्स अगर फ़र्ज़ करें कि सिर्फ़ 2 बंदों की फैमिली है, हो सकता है उनके लिए सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल हो एज़ कम्पेयर टू 4 बंदों की फैमिली, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और 2 बच्चे हैं। क्योंकि वो जो 4 बंदों की फैमिली है, उसमें 2 बच्चों का महीने का हमें ऑलमोस्ट $1430 मिलता है, 2 बच्चों का, जो उस कपल को नहीं मिलता जिसके कोई बच्चे नहीं हैं। ठीक है? तो इस वजह से ये आपके फैमिली साइज़, फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन मैं जनरली ये समझता हूँ कि अगर जैसे एक कपल है जिसके कोई बच्चे नहीं है और वो कनाडा आ रहा है, कोशिश करें कि दोनों बंदे काम करें उसमें। तब आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, अगर आप गाड़ी रखते हैं तो समझ लें कि पौने 6,000 मंथली एक्सपेंस कहीं नहीं गया कनाडा में आजकल। अनलेस कि आप सस्कैचुअन जाएँ या आप अल्बर्टा जाएँ, एडमिंटन जाएँ। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो पौने 6,000 कैनेडियन डॉलर महीने का खर्चा आपका होगा गाड़ी के साथ। तो वो जब तक दोनों बंदे काम नहीं करते, अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हमारी फैमिली है, तो 2 बच्चों का जो हमें ग्रांट मिलती है, साथ में जो मैं अर्न करता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी काम नहीं करती, मतलब कि जॉब नहीं करती, बाकी 2 हर वक़्त कामों में जुटी होती है, घर के जो डोमेस्टिक चोर्स होते हैं।
लेकिन अब मेरी एक बंदे की इनकम के साथ और बच्चों के उनके साथ हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव में नहीं जा रहा लेकिन कोई ख़ास पॉजिटिव में भी नहीं जा रहा। तो खैर वो डिपेंड करता है कि इंशाल्लाह कभी जॉब इससे भी बेहतर इंशाल्लाह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा सिस्टम। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये फैमिली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और आपके स्पेंडिंग बिहेवियर पर भी बहुत डिपेंड करता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि मैंने पाकिस्तान से कनाडा आकर अच्छा किया या नहीं। शुरू में मैं ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज था। मुझे इस कंक्लूजन पे आते आते 4.5 महीने लगे हैं कि मैंने आकर अच्छा किया या नहीं। और मैं समझता हूँ कि अभी भी ये एक बड़ी प्रीलिमिनरी किस्म की थॉट है, बिकॉज मैंने कनाडा का सिर्फ एक फ्रैक्शन देखा है अभी तक, तो मैंने कनाडा देखा ही नहीं है। बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि जितना मैंने ये फ्रैक्शन देखा है उससे भी कहीं बढ़कर खूबसूरत है, उससे भी कहीं बढ़कर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है ये। लेकिन मैं 100 बातों की एक बात कहूँगा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 खूबसूरत मुल्क है और इंसान को दीवाना बना देता है। इतना अच्छे इसके सिस्टम्स हैं जो हमें यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है, जो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी महसूस होती है, जो हमें यहाँ पर एक जनरल एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता था। हालांकि वी कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ सिस्टम इन पाकिस्तान, मतलब हम यकीनन माशाल्लाह अबव एवरेज वहाँ पर लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो बात कनाडा में है वो बात वहाँ नहीं थी। हाँ, ये है कि अपनी फैमिली से इंसान ऑब्वियसली डिस्टेंट हो जाता है, लेकिन वो आप बुला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं कि क्या बहन भाइयों को बुलाया जा सकता है या माँ बाप को बुलाया जा सकता है या उनको बुलाने की क्या शराइत होती हैं, वो आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया तो फिर मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। बस ये लिख दें कमेंट में कि रिलेटिव्स को बुलाने की शराइत वाली वीडियो बना दें, तो मैं फिर वो आपके लिए कंपाइल कर दूंगा फैक्ट्स को उसमें। अदर देन दैट मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। क्यों कि पाकिस्तान में पता है मैं अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा था जो मोस्टली मैं घर से ही कर लेता था, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होता था मेरा। तो पाकिस्तान में ना बैठ बैठ के एक तो मैं सुस्त होता चला जा रहा था। पाकिस्तान में हर वक्त खाने की बहुतात रहती है। अपने घर में खाना, कहीं गए वहाँ खाना, बाजार में गए वहाँ खाना खा लिया, खाना 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 खाना, और फरागत बहुत होती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक तो आपको जिस्मानी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ओबेसिटी, वेट पुट ऑन कर लेते हैं लोग। और मैंने देखा यहाँ पर जो लोग अपने 80s एंड 90s में हैं, वो भी माशाल्लाह पूरे पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग 50 साल की उम्र में बैठ जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, टांगों में दर्द हो जाता है, वेट इतना ज़्यादा होता है चल नहीं सकते। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर नो डाउट इंसान मसरूफ़ रहता है, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें लर्न की हैं, मैंने नए नए तरीके सीखे हैं पैसे कमाने के। मुझे वो चीज़ें पता चली हैं जो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता थी। तो लर्निंग इज़ वाज़ वन ऑफ द मेन मोटिवेटर्स जो मुझे कनाडा लेकर आया है, क्योंकि मैं उस साकित किस्म के या एक ठहरे हुए लाइफ़स्टाइल में से निकल कर एक भौंचाल में आना चाहता था, क्योंकि हरकत में बरकत है। मैं हरकत करना चाहता था, मैं मज़ीद दुनिया देखकर मज़ीद चीज़ें सीखना चाहता था और देखना चाहता था कि उनमें से उनको मैं किस हद तक अपना सकता हूँ और मैं अपने लिए क्या नए प्रॉस्पेक्ट्स देख सकता हूँ। और अभी तो हमें आए हुए सिर्फ 4.5 महीने हुए हैं, सो वी आर नॉट वेरी रिसोर्सफुल इन दैट कि हमारे पास अभी गाड़ी भी नहीं है, उतना कैपिटल भी नहीं है। लेकिन मुझे आइडियाज़ पता चल रहे हैं, मुझे चैनल्स पता चल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज पता चल रही हैं, बिजनेस आइडियाज़ पता चल रहे हैं, नेटवर्क समझ आ रहे हैं। बस अल्लाह ताला के देने की बात है। जैसे ही इंशाल्लाह ताला मेरे पास वो सारे मीन्स एंड रिसोर्सेज होंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ पर बिजनेस भी सेट और बेहतरीन से बेहतरीन जॉब भी इंशाल्लाह। तो ग्रोथ ऑफ नेटवर्क एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक एक थीम ही डिफरेंट है, एक इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है यहाँ का। जो पाकिस्तान में
पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में तो सुकून ही सुकून है, इत्मीनान है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने फैमिली, दिस दैट, बस जो है मज़े में लोग। बट लाइक यार, मज़ा इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट सब कुछ के बस आपको जो चाहिए खाने के लिए मिलता रहता है, जिधर जब जाना है आपको आप चले जाओ। इफ़ दैट वाज़ व्हाट लाइफ वाज़ ऑल अबाउट, तो ये हर इंसान की अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस हो सकती है। फॉर मी, दुनिया देखना और कनेक्ट करना लोगों से, और अपना सोशल सर्कल ग्रो करना, एंड एट द सेम टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, जितनी मुझे पाकिस्तान में नहीं नज़र आती थी। और फिर एट द एंड ऑफ द डे अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो अभी कनाडा छोड़कर पाकिस्तान जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीआर कार्ड तो आ गया हुआ है। नाउ आई जस्ट नीड टू स्टे हियर 2 years in a 5 years period in order to maintain my permanent residence। तो अगर मैं बहुत तंग आया हुआ हूँ यहाँ से, तो मैं अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। और बस 5 साल में मुझे 2 साल रहना होगा, या अगर मैं इतना ही गैर ज़रूरी समझता हूँ इसको, तो फिर मैं नहीं रहूँगा 2 साल भी, क्या करना है, बस ठीक है पीआर कार्ड आ गया, देखूंगा वापस आ सका तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो। लेकिन कम से कम अगर आपको मौका मिलता है उसको अवेल तो करें। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कनाडा आने की और हमने अवेल ही ना की होती, पीआर कार्ड्स भी ना होते, तो बस कहानी ख़त्म थी ना, बस फिर तो था ही पाकिस्तान। अभी कम से कम हमारे पास ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान जाना चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, हम कनाडा में रहना चाहें कनाडा में रह सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज़ अ वेरी वेरी ब्लेस्ड थिंग टू हैव इन लाइफ, क्योंकि अगर आपको कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश मिल जाती है और सब्सिक्वेंटली इसकी शहरियत मिल जाती है, तो कोई छोटी बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी की काया ही पलट जाती है। आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका लोगों में उठना बैठना, किस किस्म के लोगों में आप उठते बैठते हैं, किस लेवल के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और अकॉर्डिंगली उनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकलती हैं, वो एक लेवल ही डिफरेंट है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो 2-4 लोगों की बातें सुन के या 2-4 फैक्टर्स के बेसिस पर अपना डिसीजन मत लें कि यहाँ पर लोग मॉर्टगेज पे घर लेते हैं, या सारी ज़िंदगी मॉर्टगेज में फंसे रहते हैं। दिस इज़ जस्ट एक, लोगों ने इस तरह से फ्रेज़ इसको किया हुआ है। ठीक है, इट टेक्स मैनी इयर्स फॉर पीपल टू पे ऑफ देयर होम्स, लेकिन उनको किसने कहा कि आप सारा वक़्त लेकर घर को खरीदें? अगर आप बहुत तंग आए हुए मॉर्टगेज से, आप 2 साल पे करें, उसके बाद आप अपना घर खरीद लें, सॉरी बेच दें, और जितनी इक्विटी आपकी बिल्ड हुई थी वो आप अपने मुल्क में जाकर घर उससे ले लें। और मॉर्टगेज के भी तरीके होते हैं, खाली ये नहीं है कि आपने बैंक से ही लेना है, आप इस्लामिक सिस्टम से भी मॉर्टगेज करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पर साइड बाय साइड चलता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है वो बैंक वाले सिस्टम से, लेकिन वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं समझ आती बात, अगर आपको लगता है कि मैंने मॉर्टगेज के सिस्टम में पढ़ना ही नहीं है, बाय द वे मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा, सिर्फ आपने खुद सोचना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ना चाहते मॉर्टगेज के सिस्टम में, तो मत पढ़ें, रेंट पे रहें, क्या हो गया? अगर आपका मंथली रेंट जाता रहता है तो जाने दें। कम से कम यू गेट टू लिव इन वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलता है, आपको लोगों के साथ कनेक्शंस मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो सब कुछ तो आपको रेंट पे रहते हुए भी मिल ही रहा है ना। तो इतना क्या कुढ़ना कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता, रेंट पे रहते रहें, सब बहुत से गोरे रहते हैं दुनिया भर में। बहुत सी फैमिलीज हैं जो सारी सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं और बाय चॉइस रेंट पर रहती हैं, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी फ्रीडम भी आती है, और बहुत सी लाइबिलिटीज से इंसान बच जाता है। तो इट्स ऑल योर ओन कॉल। हैविंग सेड दैट, आई फील वेरी ब्लेस्ड, और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मेरे पास कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश है, और आई डू प्लान टू स्टे हियर लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह। लेकिन खैर वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हैविंग सेड दिस, होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको समझ आया होगा। मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।